डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर। फिट रहेंगे? यस सर। एक्सरसाइज करेंगे? यस सर। प्रैक्टिस करेंगे? यस सर। हर चैलेंज के लिए तैयार रहेंगे? यस सर। हम हैं। हेल्थ सर्विसेज के लिए 29 साल खिदमत। ये जानने के लिए कि रेस्क्यू का इदारा आलमी इदारों की सफ़ में कैसे शामिल हुआ, हम डॉक्टर रिजवान नसीर के ऑफिस पहुँचे। इस एकेडमी को कैसे हमने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एकेडमी बनाया, आई थिंक इसको बेहतर होगा कि कहते हैं ना, सीइंग इज़ बिलीविंग, कि आए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से एकेडमी बनी, किस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, और वो ऑफिस में बैठ के एक्सप्लेन नहीं हो सकती। तो लेट्स गो एंड सी इट। सामने सलाम करेंगे, सामने सम। एकेडमी में दिन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होता है। लौ यअलमुल्लज़ीन कफ़रू हीन ला यकुफ़्फ़ून अन वुजूहिहिमुन नार वला अन ज़ुहूरिहिम वला हुम युनसरून। रेस्क्यू नारा देंगे, हम हैं। परेड की कार्रवाई से पहले तमाम कैडेट्स के यूनिफॉर्म चेक किए जाते हैं। यूनिफॉर्म का साफ और दुरुस्त होना रेस्क्यूअर की ज़िंदगी का अहम जुज़्व है। नारा देंगे, पाकिस्तान। गो के परेड के मकासद मुख्तलिफ हैं, मगर बुनियादी नुक्ता इनको जुदागाना हैसियत से निकाल कर यकजान बनाना है। बेसिकली ड्रिल का मकसद होता है कैडेट्स के अंदर डिसिप्लिन लेकर आना और उनको सिखाना कि आप तनहा कुछ नहीं है। ड्रिल के बाद प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और क्लासेस का बाकायदा आगाज़ होता है, जहां पर आलमी मयार के सिमुलेटर्स के ज़रिए कैडेट्स को तरबियत दी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फाइनली सिमुलेटर ट्रेनिंग के लिए, अगर उसके साथ जो है वेंटिलेटर लगा हुआ है, तो किस तरह से पेशेंट को वेंटिलेट करना है, ये ट्रेनिंग दी जाती है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसी स्पेशलाइज्ड कार्डियक एम्बुलेंस मौजूद होती है। CPR की ट्रेनिंग करनी है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो है उनको कराई जाती है। उसके बाद अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया या स्प्लिंट है, तो उसको किस तरीके से, अगर फ्रैक्चर है बगैर मज़ीद नुकसान पहुँचाए, उनको किस तरीके से शिफ्ट किया जाता है। अगर किसी का ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग कंट्रोल किस तरह करना है, या उसको कोई अगर ऑब्जेक्ट लग गया है तो किस तरीके से उनको रेस्क्यू करना है, उसके बारे में भी उनको ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। और फाइनली अगर किसी को खुदा न खास्ता गर्दन या कमर की चोट है, तो उसको किस तरीके से स्पाइन बोर्ड की मदद से उसको शिफ्ट किया जाता है, ये साथ उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि किसी भी पेशेंट को कोई भी उसको नुकसान पहुंचाए बगैर, ख़ास तौर पे कमर की चोट में जल्दबाजी से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको सेफली शिफ्ट किया जाए। एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी को ये एजाज़ हासिल है कि वो कई बैनुल-अक़वामी और कौमी मुकाबलों की मेज़बानी कर चुका है। वो किला जिसका आगाज़ चंद कमरों से हुआ और देखते ही देखते ये आलमी सतह की एकेडमी में तब्दील हो गया। एकेडमी 4 शोबों समेत 15 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एमरजेंसी सर्विस का जो बनाना था वो एक बड़ा मुश्किल चैलेंज था, बिकॉज़ कोई भी यहाँ पे ट्रेंड लोग नहीं थे, ना इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस थे। तो चूँकि मैं ख़ुद एक डॉक्टर था, तो पहला कोर्स को हमने ख़ुद इनिशिएट किया। उसकी हमने बाहर ऑर्गेनाइजेशन से, ADPC से, दूसरों से एवेल्युएशन कराई। उसके साथ ही ज़ंज़ला आ गया। तो ज़ंज़ले में जब हमने बेबसी देखी, तो उस चीज़ को हमने एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया। और 1 साल बाद 8 अक्टूबर 2006 को हमने पहली डिज़ास्टर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है वो इस्टेब्लिश की। फिर उसका चैलेंज ये था कि इस टीम को अब इंटरनेशनल मेयार के ऊपर जो है वो ट्रेन कराया जाए। और उस चैलेंज को अचीव करने के लिए हमने देखा कि इंटरनेशनल इसकी कौन सी बॉडी है, और बाकायदा फिर उसके लिए हमने क्या रिक्वायरमेंट्स है,
उसकी उनको मीट करना शुरू किया। फाइनली हमें 2015 में इसकी हमें रजिस्ट्रेशन मिली और फिर फाइनली 2019 की अक्टूबर के अंदर हमें पहली साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में पहली UN सर्टिफाइड टीम होने का एजाज़ हासिल हुआ। You now stand amongst the world's elite urban search and rescue team. जो UN की जो इंसराग है, इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप है, उससे हमें UN सर्टिफिकेशन जो है वो मिली और पहली क्लासिफाइड टीम साउथ एशिया में बनने का इस एकेडमी की रेस्क्यू टीम को ये एजाज़ हासिल हुआ। ना सिर्फ ये बल्कि सार्क का जो रेस्क्यू चैलेंज था 2018 में हमें इस एकेडमी में मुनक़द कराने का एजाज़ हासिल हुआ। जबकि दूसरी तरफ ड्रिल ग्राउंड कैडेट्स के कदमों से गूंज रहा है। ड्रिल सार्जेंट नाखुश नज़र आ रहे हैं और ड्रिल तवालत इख्तियार कर गई है। ड्रिल बेसिकली डिसिप्लिन का नाम है। ड्रिल में वो तमाम चीज़ें शामिल है, जवान का उठना बैठना खाना पीना, एक तरतीब तरीका। ड्रिल के बाद ट्रक और आलात की सफाई का काम शुरू होता है। 2010 के मेजर फ्लड्स आए और हमने उसको भी चैलेंज समझ के एक्सेप्ट किया। लोगों की जब बेबसी देखी तो जो भी मौजूदा किश्तियाँ थी उनको लिया और फिर हमने ये पूरा फ्लड ऑपरेशन और फ्लड ट्रेनिंग का जो है वो आगाज़ किया। और इसमें जो है और उस वक्त हमने पूरा अब तक हम सारे 2010 के बाद से फ़्लड ऑपरेशन जो है वो मैनेज करते हैं और अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने रेस्क्यू किया है मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्लड ऑपरेशन में। इवन रात के वक्त जिस वक्त कोई और जाने को तैयार नहीं होता उस वक्त हमारे रेस्क्यूअर जाते हैं। और ये चैलेंज हमने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि ख़ुद भी एक आई थिंक शौक़ बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने ख़ुद हाइकिंग माउंटेनियरिंग की हो, ख़ुद स्विमिंग की हो, ख़ुद रोइंग जानते हो तो वो था, वो ये मेरा अपना पैशन था। किंग ऑफ रावी होने का और बेस्ट ओज़मैन होने का 4 साल मैंने अपने कॉलेज का टाइटल रखा और स्विमिंग भी हम लोग नेशनल चैम्पियनशिप तक गए। तो इसलिए ये चीज़ें जो थी ये बड़ी ज़रूरी हैं। अगर आप में ख़ुद ये पैशन है, ख़ुद अगर खौफ और फियर है फिर नहीं आप कर सकते। तो हर रेस्क्यूअर के लिए उसको कोई फायर का खौफ नहीं होना चाहिए, उसको पानी का फोबिया नहीं होना चाहिए कि स्विमिंग से डर न लगे, उसको कोई हाइट का फोबिया नहीं होना चाहिए। और अगर कोई नीचे कोई जगह कोलैप्स्ड है और उसको एक नैरो जगह पे घुसना चढ़ता है तो उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी है। अगर कोई भी रेस्क्यूअर है जितना मर्ज़ी ब्रिलियंट हो लेकिन उसको अगर ये खौफ है तो फिर वो रेस्क्यूअर नहीं बन सकता। यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली टाइम कम होता है, मुकाबला सख्त होता है और उसके अंदर हमें सब चीज़ें सीखनी है। कोई भी रेस्क्यू है, कोई बंदा डूब रहा है तो हम ये नहीं कह सकते हम रेस्क्यूअर हैं लेकिन आप हमको बचा नहीं सकते। इसी तरह सबको स्विमिंग सिखाई जाती है। अगर कोई उनमें से स्विमर नहीं है तो उसको भी स्विमिंग सिखाई जाती है। तो अगर कोई बंदा डूब रहा है उसको कम से कम बचा सके। ऑब्वियसली उसका असूल ये होता है कि डूबते हुए लोग को आप कोई चीज़ फेंकते हैं ताकि उसको रेस्क्यू कर सकें। जिस खुद अगर आप सामने से जाएंगे तो वो आपको भी पकड़ लेगा और नीचे ले जाएगा। और अगर कोई बॉडी है ऐसी जो कि नहीं मिल रही और हमारे चूँकि दरिया और सारे मिट्टी वाले पानी के होते हैं जहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होता, वहाँ पर भी हमारे डाइवर्स उनकी हेल्प करने के लिए जाते हैं। तो जब ड्राउनिंग की बहुत सारी कॉल्स आ रही शुरू हुई तो हमने स्कूबा डाइविंग भी जो है वो शुरू की ताकि हमारे भी डाइवर्स ट्रेंड हो और अगर कोई भी बंदा डूब रहा है तो हम उसको ये ना कहें कि हम ये काम नहीं करते और किसी और के पास चले जाएं, बल्कि हम उसकी एमरजेंसी को अपनी एमरजेंसी समझते हुए चैलेंज एक्सेप्ट करें। चैलेंज के तैयार हैं? चलें, शाबाश। एकेडमी में स्किन डाइविंग और स्कूबा डाइविंग के लिए स्पेशल कोर्सेज रखे गए हैं जिसके लिए मुल्क भर से कैडेट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हाल है? ठीक है, संगे हाल दे। ठीक है, कहाँ से हैं? मालाकन से। अच्छा, चलें जी। बन्नू सवात। क्या बात है, आजकल तो सवात में होना चाहिए हैं। चलो भाई आप लोग जब जाएंगे तो फिर हम उधर आएंगे। गुड लक फॉर द एग्जाम। शाबाश। हाँ जी, ये भी एक चैलेंज था हमारे लिए कि जी लोग गांव में या कहीं पे भी कुएं में गिर जाते थे, कोई रेस्क्यू करने का निज़ाम नहीं था। तो आज कोई भी अगर गर्की है, कहीं पे टॉक्सिक गैसेस हैं, केमिकल्स हैं, उसमें अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो उस पर किस तरीके से जो है रिस्पॉन्ड करना है।
जी गाड़ी रोक दें। ड्राइवर्स रेस्क्यू डिपार्टमेंट में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, फार्मूला अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद सर केबल ड्रिल करेंगे। जिनका असल मकसद रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम रखना है। कि मोटर बाइक की भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, ताकि जो गुंजान आबाद इलाके हैं शहर में जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है वहाँ पे भी हम बर वक्त पहुँच सके। और अब तक हमारी मोटर बाइक सर्विस ने 7 लाख से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है और अपना एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट रखा है, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। और ना सिर्फ ये, जो हमने एम्बुलेंस सर्विस जिससे 2004 में आगाज़ किया, उसने अब तक 90 लाख से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है और अपना औसत रिस्पॉन्स टाइम 7 to 10 मिनट्स रखा है। सो एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी ताज में लगे हीरों की मानंद है। जो हीरा यहाँ से ट्रेन करके भेजते हैं वही हीरा, अगर हीरा ट्रेन होके जाएगा, हीरा को तराश के भेजेंगे तो वो जाके डिस्ट्रिक्ट के अंदर यकीनन उसी लेवल की और उसी स्टैंडर्ड की सर्विसेज डिलीवर करेगा, जिस वजह से आज रेस्क्यू 1122 पूरे जनूबी एशिया में एक मॉडल है। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। ये है फायर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिलाल, जो कि कैडेट्स को फायर फाइटिंग की तरबियत देते हैं। सबसे बुनियादी फ़र्क ये है कि अगर आप कैडेट्स को सबसे पहले बुनियादी आलात के बारे में आगाही दी जाती है। हो या शावर बनाना हो तो फिर आप मल्टीपर्पज़ नोज़ल इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ये आपके सामने है। कैडेट्स को फायर ट्रक के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में आगाही फराहम की जाती है। नॉन पीटीओ का ये फ़ायदा होता है कि आप गाड़ी को चला कर किसी जगह पे फायर इमरजेंसी कर सकते हैं। Let's move. 1 2 3 4 5। जिसके बाद प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन का आगाज़ होता है, जिसमें कैडेट्स फायर इमरजेंसी कॉल को रिस्पॉन्ड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ायर फाइटिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। फ़ायर फाइटिंग किस तरह की जाती है, हर जगह पे पानी का इस्तेमाल नहीं होता, तो यू नीड टू नो एग्जैक्टली किस किस्म की फ़ायर है, ABCD, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। इनको सिखाया जाता है जैसे फ़ायर ट्रायंगल क्या है, यानी हम अगर आग को ऊपर उसको हवा बंद कर देते हैं तो उसको फिर जो है आग नहीं भड़केगी, टेम्परेचर को कूल डाउन कर देते हैं तो फिर वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर केमिकल की आग है तो उसके ऊपर हमने किस तरह से पेट्रोकेमिकल की आग पे फोम का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें इनको यहाँ पे सिखाई जाती हैं और उस हीरे को तराशा जाता है ताकि वो जाके फायर फाइटिंग भी कर सके, रेस्क्यू भी कर सके और मेडिकल एमरजेंसीज़ को या कोई ज़ख्मी है उसकी मदद भी कर सके। फायर रेस्क्यूअर्स की ट्रेनिंग का अहम हिस्सा इनके रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम रखना है, जिसके लिए कैडेट्स के माबैन मुकाबले करवाए जाते हैं। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन से पहले हर कैडेट को वायरलेस सिस्टम और ब्रीदिंग एपरेटस के बारे में बताया जाता है। करने के लिए मास्क के रेड पोर्शन को जो है ना वो हमारा वाइजर की तरफ होगा, ठीक है, और ये सिंपल इसको प्रेस कर देंगे और यूं LDV ये घूम भी सकती है। कैडेट के लिए मास्क का प्रॉपरली फिट होना बहुत अहमियत रखता है, जिसके बाद वैक्यूम टेस्ट किया जाता है। हवा नहीं आ रही। इसके साथ साथ कैडेट्स को सांस कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि कंप्रेस्ड एयर जो कि सिलेंडर में मौजूद है उसका मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सके। फाइनल डिमॉन्स्ट्रेशन से पहले कैडेट्स को फ्लैश ओवर से बचने और फायर रेस्क्यू SOPs की तरबियत दी जाती है। एक्सरसाइज के अख्ताम पर तमाम कैडेट्स अपना एयर लेवल चेक करते हैं। 170, 150, check pressure. 230, 240, 240, 240, 240. First party get to work. 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है जिसको कोई दरवाज़ा तोड़ के हीरो अंदर जा रहा है, बल्कि एक्चुअली ये रियल टाइम हीरोज़ हैं। ये रियल टाइम एक बर्न हाउस स्टिमुलेटर है जिसमें कि लोगों की जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ये एक्चुअल अंदर स्मोक और फायर है जिसके अंदर ये इस वक्त एंट्री कर रहे हैं, ताकि ये सिर्फ ये ना हो कि थ्योरेटिकल ट्रेनिंग हम बेच के दे दें, बल्कि प्रैक्टिकली उस प्रोसेस से गुजरे हों। जो इन्होंने पहना हुआ है इसको हम ब्रीदिंग एपरेटस कहते हैं, ताकि जब ये धुएँ में जाएँ, टॉक्सिक गैसेज में जाएँ तो वहाँ पर ये एंट्री कर सकें।
और जब ये एंट्री करते हैं और उसके बाद ये जो उन्होंने लिबास पहना हुआ है ये फायर टर्न आउट गियर है और ये पूरा जो है तकरीबन 30 किलो का पूरा सारा बनता है, उसके अंदर पहन के जाना, फायर फाइटिंग करना। और फायर फाइटर्स को इसीलिए दुनिया में एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है बिकॉज़ वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डालकर दूसरों की ज़िंदगियां बचाते हैं। ये नहीं कि एक फ़िल्मी हीरो है जिसके लिए स्टंट कोई और कर रहा है, ये एक्चुअल रियल टाइम हीरोज़ हैं और इसीलिए इन हीरोज़ को जो है बहुत इज़्ज़त और रिस्पेक्ट की निगाह से इंटरनेशनली देखा जाता है। रात के वक्त अगर कोई भी जाए, और शायद पुलिस वाले के लिए दरवाज़ा कोई नहीं खोलेगा कि जब तक उसका वारंट नहीं होगा, लेकिन अगर फायर फाइटर जाएगा या इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जाएगा तो उसके लिए हर कोई दरवाज़ा खोल देता है, चूँकि पता है कि ये वो लोग हैं जो उनकी ज़िंदगियाँ जब ख़तरे में हैं अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालकर उनकी ज़िंदगियाँ बचाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये स्मोक है और इसमें ये जाके सर्च कर रहे हैं जहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा और अंदर पूरा अंधेरा है। नीचे सामान है, गोदाम है जिसमें आग लगी हुई है, ऊपर ये दुकानें हैं जहाँ पे आग है और सुना है कि वहाँ पे अंदर कोई बंदा ट्रैप्ड है, तो उसके लिए ये लोग सर्च करने गए हैं। ऊपर लिविंग अपार्टमेंट्स हैं और ये एक बॉडी को लेकर आ रहे हैं सर्च करके अंधेरे में, जो कि एक बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग काम है। ये आप देख सकते हैं कि किसी को भी अगर हाइट फोबिया हो और उसको हाइट से रेस्क्यू करना है तो फिर वो डेफिनेटली हाइट रेस्क्यू नहीं कर सकता। तो इसलिए रेस्क्यूअर हैज़ टू बी द वेरी बेस्ट, ताकि वो सारे इन चैलेंजेस के लिए, चाहे आग हो, चाहे हाइट से किसी को रेस्क्यू करना हो, पानी हो, सैलाब हो, जहाँ से सब लोग भाग के जा रहे हैं, सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई बचाने के लिए जा रहा होता है अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर, तो वो हमारा रेस्क्यूअर होता है। तमाम कैडेट्स को हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू की तरबियत दी जाती है, जिसके लिए एप्साइल यानी फुल बॉडी हार्नेस इस्तेमाल किया जाता है। कैडेट्स के मनूवर को कंट्रोल करने के लिए पुली और रोप ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाई राइज रेस्क्यू ट्रेनिंग 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें रिपेलिंग, हुक लैडर, डिले टेक्निक, क्लाइंबिंग और TTL यानी क्रेन के ज़रिए रेस्क्यू शामिल है। ये भी हमारा एक मॉडल टावर है जिसपे हाइट रेस्क्यू की जो है वो एक सिमुलेटर है, जिसमें कि एक्चुअल जो हाइट रेस्क्यू से अगर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हाइट से अगर कोई लोग ट्रैप्ड हों तो उनको किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है वो। तो इसके लिए यू हैव टू बी द वेरी बेस्ट, यू हैव टू बी फिज़िकली फ़िट अगर आपने रेस्क्यू करना है। अगर खुद आप फिट नहीं है, आपको 10 मिनट किसी की CPR भी करनी पड़ जाती, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जब वो हार्ट दबाते हैं, आप सोचें 1 मिनट में आपको 100 से 120 बार दबाना है, 10 मिनट के अंदर आप अंदाज़ा कर सकते हैं 1000 बार दबाना है। तो अगर आप खुद फिज़िकली फ़िट नहीं है तो कुछ थोड़ी देर बाद आपकी अपनी CPR हो रही होगी। चलें जी। ये है फायर फिट चैलेंज, जिसको पास करना हर कैडेट के लिए लाजमी है। इस चैलेंज में कैडेट्स को 5 अहदाफ मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने होते हैं। एक रेस्क्यूअर बनना, एक हीरो बनना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत फिज़िकली फ़िट होना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 30 किलो का जो पूरा उठा के सामान ऊपर तक जाना, 4th फ्लोर के ऊपर जाके पूरी होज़ को ऊपर खींचना, फिर वापस आना नीचे, उसके बाद अगर आपको फोर्सेबल एंट्री करनी पड़ती है उसके लिए करना, फिर बॉडी अगर किसी की है उसको रेस्क्यू करके लाना, फिर फायर फाइटिंग करना। अगर आप खुद फिज़िकली फ़िट नहीं है तो आपका रेस्क्यू हो रहा होगा। तो इसलिए ये एक्चुअल रियल टाइम हीरोज़ हैं, ये फिल्मी हीरोज़ नहीं है। कैडेट का 19 किलो का होज़ उठाकर नीचे लाना कम उम्र बच्चे को रेस्क्यू करने के मुतरादिफ समझा जाता है, जिसके बाद 75 किलो के कंक्रीट को 1.5 मीटर तक धकेलना होता है और इस पे लगने वाली कुव्वत कंक्रीट की छत में सुराख करने के बराबर होती है। चंद मीटर की दौड़ के बाद फायर होज उठाकर मखसूस निशाने को पानी की मदद से गिराना होता है और चैलेंज के आखिरी हिस्से में 60 किलो की डमी को घसीटकर इख्तितामी लाइन के पार पहुंचाना होता है, जो कि एक जान बचाने के मुतरादिफ समझा जाता है। अगर आपके पास बेस्ट इक्विपमेंट भी हो, बंदा अगर ट्रेन नहीं है तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इट्स द मैन बिहाइंड द गन विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये है रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर मुदस्सिर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, जो कि कैडेट्स को अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की ट्रेनिंग फराहम करते हैं। टास्क की तरफ जाने से पहले हर रेस्क्यूअर के लिए रेस्क्यू व्हीकल का जानना इंतहाई ज़रूरी है। ये गाड़ी के ये कैबन है, कैबन के अंदर इस तरह की मुख्तलिफ तरह की मशीनरी पड़ी हुई है जो हम विक्टिम को निकालने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
जनरेटर पड़ा हुआ है, लाइट्स पर बोल्ट कटर, एक्सेसरी, फुल बॉडी हार्नेस, चेयर, ट्राइपॉड, इलेक्ट्रिकल विंच। ये गाड़ी की दूसरी साइड है, हाइड्रोलिक जैक, एक्सेसरी, इलेक्ट्रिकल मशीनें, एक्सटेंशन, टूल बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर। आग लगने की सूरत में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे मकसद यही होता है कि जो भी लोग आएँ उनका टाइम कम होता है और उस टाइम के अंदर मैक्सिमम उसको यूटिलाइज़ करते हुए उनको हम सारे इफ़ेक्टिवली जितने भी रेस्क्यू की चीज़ें हो सकती हैं उनके लिए हम उनको इफ़ेक्टिवली ट्रेन कर सकें। ये एक स्पेशलाइज्ड सर्च एंड रेस्क्यू, अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है उसके लिए एक साइट डिज़ाइन हुई है जो यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप का, उसके साथ मिलकर हमने साइट बनाई है ताकि ये इसमें भी हम ट्रेनिंग कर सकें। अगर उनको किसी ऐसी बिल्डिंग कोलैप्स है, उसमें कोई मेटल को काट के जाना है, कंक्रीट को काट के जाना है, कोई उसको लिफ्ट टनल से कहीं से रेस्क्यू करना है, तो उसके लिए सारी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती हैं ताकि एक्चुअली अगर खुदा ना खास्ता उनके एरिया में कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो, कोई जंजला आ जाए, ऐसी सूरत हाल में जो हमने बेबसी देखी 2005 में, हमें बाहर से टीमें ना बुलानी पड़े क्योंकि हमारी अपनी टीमें ट्रेंड हों जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जाके काम कर रही हैं। ब्रीफिंग के बाद टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती हैं। विक्टिम को वहाँ से इवैक्यूएट करेंगे। तमाम रेडी हैं? यस सर। रेस्क्यू 1 and 2 प्लीज, 3 and 4, 5 and 6। ये मशकी ऑपरेशंस 4 टास्क पर मुश्तमिल होते हैं जिनमें ड्रिलिंग, चिपिंग, कटिंग और स्प्रेडिंग शामिल है। ये टूल्स मुनहदिम शुदा इमारत में रास्ता बनाने और विक्टिम तक रेस्क्यूअर की रसाई आसान बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की टीम है जो कि सारी आई भी है, चाहे वो पेशावर हो, मर्दान हो, मालाकंड हो, सब जगहों से इस वक्त जो है वो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए हैं ताकि यहाँ से भी ट्रेन होके पाकिस्तान के हर हिस्से में जा सकें और लोगों को ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ दे सकें कि उनके लिए रेस्क्यूअर्स एक कॉल के ऊपर बगैर किसी सिफारिश की मदद के लिए आएंगे। क्यों जी, सब लोग ट्रेन हो गए हैं? फिट रहेंगे? एक्सरसाइज करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे? हर चैलेंज के लिए तैयार रहेंगे? हम हैं।